बुक ऑफ एस्पर के इस चैप्टर की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि सेंगवान फिजियोंग जूफेन से एक बहुत ही शांत स्वर में बोलता है, जब तक तुम इस बात की अहमियत और इस मौके के अनमोल होने को अच्छी तरह से समझते हो तब तक मेरे लिए इतना ही काफी है। और मुझे पूरा यकीन है कि तुम इस बात से अच्छी तरह से वाकिफ हो कि तुम्हें अपने घर में जगह देने के मेरे फैसले से बाकी क्लैन मेंबर्स बिल्कुल खुश नहीं हैं। लेकिन अगर तुम इस काम को कामयाबी से पूरा कर देते हो तो सभी के सामने खुद को साबित कर पाओगे और फिर कोई भी तुम पर सवाल उठाने की जरूरत नहीं करेगा। तो जूफेन भी बाहर से बहुत ही आज्ञाकारी और सीधा दिखाने का नाटक करते हुए बोलता है, जी अंकल बिल्कुल, मैं आपकी बात समझ गया। और फिर यानियर जूफेन से एक स्माइल के साथ बोलती है, सर गु आपको मेहनत करनी चाहिए क्योंकि सेंगवान क्लैन के साथ खड़े रह पाओगे या नहीं ये पूरी तरह से इसी काम पर निर्भर करता है। और शायद तुम सभी का भरोसा जीतकर हमारे क्लैन के सच्चे यंग मास्टर बन जाओ और फिर तुम्हें अपनी वाइफ को भी वापस पाने का मौका भी मिल सकता है। और जूफेन बस शांत चेहरे के साथ उसकी बातें सुन रहा था। और फिर यानियर आगे बोलती है, जब सेंगवान क्लैन पूरी तरह आपका साथ देगा तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपने वेस्टरलैंड्स में किससे दुश्मनी ली है, आप दोनों आखिरकार एक साथ हो ही जाएंगे। और यानियर की बातें सुनकर जूफेन के चेहरे पर एक सातिर सी स्माइल आ जाती है और वो सोचता है कि इसको पता था कि ये मुझे मेरी वाइफ के साथ दोबारा मिलवाना चाहती है, ये कितनी दयालु है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हालात और असलियत उतनी आसान बिल्कुल भी नहीं है जितना इसने अपने दिमाग में समझ रखा है। और सेंगवान क्लैन का लीडर भी बोलता है, चाहे तुम हमारे क्लैन का हिस्सा ही क्यों ना बन जाओ, तुम वहाँ जाकर अपनी मनमानी या कोई हंगामा नहीं खड़ा कर सकते। और बिल्कुल चिंता मत करो, सेंगवान क्लैन कोई ऐसा वैसा कमज़ोर क्लैन नहीं है जिसे कोई भी आकर आसानी से दबा सके। और तुम इस काम को अच्छे तरह से पूरा करो और मैं ज़रूर तुम्हारी मदद करूँगा। अगर इसमें डबल ड्रैगन मैनर भी शामिल हुआ तब भी मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा। तो जूफेन भी हाथ जोड़कर झुकते हुए कहता है, आपका बहुत शुक्रिया अंकल। पर अंदर ही अंदर वो उसका मजाक उड़ाते हुए सोचता है, डबल ड्रैगन मैनर, अगर बात सच में इतनी ही आसान होती तब मैं कब से ही इसको संभाल चुका होता। और फिर फिजियोंग यानियर को भी अपना प्लान समझाते हुए बोलता है, यानियर हमने कंपटीशन में यीफेन के साथ यूलिन को भेजने की योजना बनाई थी क्योंकि यूलिन एक समझदार और स्थिर इंसान है जो हर जिम्मेदारी को अच्छे ढंग से संभाल सकता है, लेकिन यीफेन का कल्टीवेशन लेवल अभी बहुत कम है, तो हमें उसकी मदद करनी होगी ताकि ये यकीन हो सके कि वो सेलेक्ट हो जाए। तो यानियर भी मुस्कुराते हुए बोलती है, जी फादर। और फिर वो जूफेन से बोलती है हंसते हुए, सर गु अब से तुम्हें मेरी हर बात को मानना होगा। और फिर जूफेन भी स्माइल करता है और फिर अंदर ही अंदर सोचता है, सेंगवान फिजियोंग का असली इरादा अपनी बेटी को मुझ पर नजर रखने के लिए भेजना है। ऐसा लगता है कि कल का मेरा नाटक इस क्लैन के सारे शक को दूर करने के लिए काफी नहीं था। और फिर फिजियोंग वहाँ से जाते हुए बोलता है, ठीक है अब तुम दोनों यहाँ से जाकर अपनी तैयारी करो, जिस पर दोनों डिसिप्लिन्ड अंदाज में एक साथ बोलते हैं, ठीक है। और फिर दोनों ही हॉल से बाहर निकलने लगते हैं और जूफेन सोचता है, लेकिन ये तो बिल्कुल स्वाभाविक है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बड़ा मामला है, तो उनका इतना सावधान रहना ये सबसे समझदारी और अक्लमंदी का काम है। और फिर अगला सीन हम लोग आउटडोर का देखते हैं जहाँ पर एक पतंग उड़ रही थी। और फिर वहाँ यानियर की आवाज़ आती है और वो हंसते हुए बोलती है, यंग सांजी अपने डोरी को थोड़ा ढीला छोड़ दो, नहीं तो हमारी पतंग नीचे गिर जाएगी। हाँ हाँ बस ऐसे ही। और फिर इसके बाद गुसेंटोंग बोलता है, आंटी इसको आप पकड़िए तब तक मैं फल खा के आता हूँ। और ये सुनकर यानियर बोलती है, ठीक है। और हे गु यूफेन आलसी बनना बंद करो, तुम्हें अपने बेटे की पतंग की डोरी पकड़नी चाहिए। तो पेड़ की डाल पर पूरे आराम से बिना किसी परवाह के जूफेन सोया हुआ था और वो बोलता है, यंग सांजी ने तो ये पतंग तुम्हें दी थी, तब तुम ही इससे खेलो, अब मेरी नींद खराब करना बंद करो। ये सुनकर यानियर बोलती है, आखिर ये यंग सांजी किसका बेटा है, ऐसा कौन सा बाप होता है जो अपने ही बच्चे की परवाह नहीं करता है। तो जूफेन एक स्माइल के साथ बोलता है, ठीक है तब तुम यंग सांजी को अपने बेटे की तरह ही ट्रीट करो। पर जहाँ पर जूफेन गुसेंटोंग और यानियर थे उसके आसपास ही यूलिन बैठकर अपना कल्टीवेशन कर रहा था और जो वो बातें कर रहे थे उसे सुनकर यूलिन का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है और वो जूफेन की बेशर्मी पर अंदर ही अंदर खुदते हुए बोलता है, वो लिटिल ब्रैड, मैंने उस कमीने को पहले ही अपने कजिन के साथ दूर रहने को कहा था, पर वो तो यहाँ उल्टा उसके साथ खुल्लम खुल्ला रोमांस लड़ाने में लगा हुआ है।
एक बार बस मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊँ, फिर तो मैं उसका गला ही घोट दूंगा। वो इतना सोच ही रहा था कि वहाँ पर वेनरेबल जो उसे सिखा रहा था उसे डंडा मारता है और बोलता है अपने दिमाग को एकदम शांत रखो और पूरा ध्यान सिर्फ अपनी टेक्निक्स पर लगाओ, क्योंकि जब तुम इस आर्ट का इस्तेमाल करते हो तो हैंड गेस्चर्स ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। और उससे यूलिन को बहुत ज़्यादा दर्द होता है और वो अंदर ही अंदर आग बबूला होकर बोलता है, भाड़ में जाओ तुम, मेरी कजिन बाहर उन दोनों नीच और बेशर्म लोगों के साथ घूम रही है और तुम मुझे ये कह रहे हो कि मैं अपना दिमाग शांत रखूं। लेकिन फिर यूलिन के एक्सप्रेशंस को देखकर एल्डर फिर से उसे जोर से डंडा मारता है और बोलता है, सब कुछ भूल कर अपने दिमाग को एकदम खाली रखो और अपने दिल को शांत रखो, तुम्हारा पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ हैंड गेस्चर्स की परफेक्शन पर होना चाहिए। और उस डंडे के मार से और ये एल्डर की बात से यूलिन और ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और सोचता है, मैं ये तो अच्छे से समझता हूँ कि तुम मुझे मैनर में भेजना चाहते हो, लेकिन आखिर उस कमीने बास्टर्ड को हमारे साथ आने की क्या ज़रूरत थी। अब ज़रा उसकी तरफ तो देखो, अभी तो हम वहाँ पहुँचे भी नहीं हैं और मेरा उसने पहले ही जीना नरक बना दिया है। मैं यहाँ एल्केमी सीखने में अपनी कीमती समय बर्बाद कर रहा हूँ, जबकि वो दोनों बाहर जोर जोर से हंस के बातें कर रहे हैं, जैसे जानबूझकर मुझे सुनाना चाहते हों। हे ऊपर वाले, हे भगवान, आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जो मुझे ये सब झेलना पड़ रहा है। और गोई फैन, ये सब अभी ख़त्म नहीं हुआ है और ना ये आसानी से ख़त्म होगा। एक बार ये मैनर का सारा काम निपट जाए, उसके बाद तो मैं ये पक्का करूँगा कि तुम जिंदा ना बचो। लेकिन फिर तभी वेनरेबल पीछे से डंडा आगे करते हुए शांत आवाज़ में बोलता है, अपने दिल और दिमाग को शांत रखो। और फिर इसके बाद डंडे की आवाज़ आती है और हम लोग 7 दिन बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर यानेर अचानक से दरवाज़ा खोलते हुए एक्साइटमेंट और सरप्राइज के साथ बोलती है, फादर, मैनर वालों ने अभी अभी एक बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट की है। 3 दिन बाद वो लोग पिल किंग कन्वेक्शन का ग्रैंड इवेंट आयोजित करने जा रहे हैं और इंपेरियल कैपिटल में क्राउन प्रिंस का इलाज करने के लिए सबसे बेहतर और सच्चे एल्केमिस्ट को चुनने के लिए ये पूरा कंपटीशन रखा गया है। तो फिजियोंग एक स्माइल के साथ बोलता है, जब से उन्होंने एल्केमिस्ट सिलेक्शन की बात की है तब से वहाँ की सिक्योरिटी थोड़ी ढीली हो गई है और गार्ड्स की पेट्रोलिंग भी कम हो गई है और पूरे शहर में लोगों की ज़बरदस्त भीड़ उमड़ पड़ी है। आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका हम कब से इंतज़ार कर रहे थे। ठीक 3 दिन बाद हम अपना अगला स्टेप उठाएंगे और मैं वेनरेबल्स को इन्फॉर्म करने के लिए जा रहा हूँ। और फिर यानेर जूफेन से बोलती है, गोई फैन, तुम्हारा असली मौका अब बिल्कुल करीब आ गया है, तो बैकअप के रूप में रखते हुए तुम कोई भी गड़बड़ी मत कर देना। तो जूफेन बिना किसी टेंशन के बोलता है, चिंता मत करो, मेरे रहते कोई गड़बड़ी नहीं होगी। तो फिर यानेर पीछे मुड़ती है और कहती है, ठीक है, अब मैं जा रही हूँ अब आगे की तैयारी करने। और इतना बोलकर वो चली जाती है। और जैसे ही यानेर वहाँ से चली जाती है, गुस सेंटोंग तुरंत पूछता है, डैड, क्या ये सच में कि ये सब जाल है? तो जूफेन भी सीरियस एक्सप्रेशन के साथ बोलता है, जाहिर सी बात है, ये 100% एक ट्रैप है। तो फिर यंग सांजी बोलता है, लेकिन सेंगवान क्लैन के स्पाई जो सेंट्रल एरिया में हैं वो तो पिछले कुछ दिनों से लगातार ये रिपोर्ट दे रहे हैं कि क्राउन प्रिंस सच में बहुत ज़्यादा जख्मी है। तो जूफेन बोलता है, ये पूरी घटना ज़रूरत से ज़्यादा अजीब और शक पैदा करने वाली है। बात यही नहीं है कि अलग अलग रिपोर्ट्स इस बात की पुष्टि कर रहे हैं, बल्कि इस इवेंट की टाइमिंग ही सबसे बड़ा सबूत है जो ये साफ बयान करती है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक जाल है। तो गु सेंटोंग पूछता है, लेकिन इस सब के बावजूद वो लोग आगे बढ़ रहे हैं, क्या उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है? तो जूफेन उसे समझाते हुए बोलता है, लोग सिर्फ उस बात पर यकीन करते हैं जो वो देखना या मानना चाहते हैं, ये अच्छे से जानते हुए भी कि ये एक खतरनाक जाल है। ये सभी उसके इर्द गिर्द सब प्लान बना रहे हैं, क्योंकि वो इसे एक खतरा नहीं बल्कि अपने लिए एक सुनहरा मौका समझ रहे हैं। और इंसान की मानसिकता ही यही होती है, हमेशा लालच और स्वार्थ। और हाथ फेरते हुए बोलता है, खैर, दुनिया में हर मोड़ पर तो मौका मिलता ही नहीं है। भले ही ये जाल बहुत ही ज़्यादा चालाकी से बिछाया गया है, लेकिन सबसे कमाल की बात यह है कि ये पूरी तरह से सेंगवान क्लैन के स्वभाव और उनकी सोच के बिल्कुल अनुकूल बैठा है। और फ्लाइंग क्लाउड मैनर के पास सच में कोई बहुत ही ज़्यादा शातिर दिमाग वाला इंसान मौजूद है और मुझे भी वहाँ मैनर में रखे हुए अपना हर एक कदम बहुत ही सावधानी और होशियारी से उठाना पड़ेगा। और जूफेन के इतना बोलने के साथ ही ये चैप्टर एंड हो जाता है
और इस चैप्टर के एंड होने के साथ ही डीमन मैजिक एम्परर के 900 चैप्टर्स भी कंप्लीट हो चुके हैं और उसी को सेलिब्रेट करते हुए राइटर बोल रहा है, डियर मार्शल सीनियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मैजिक एम्परर के 900 चैप्टर्स तक पहुंचना ये हमारे लिए एक ह्यूज माइलस्टोन रहा है। इस शानदार सफर में हमारे साथ बने रहने के लिए हर एक रीडर और व्यूअर का दिल से शुक्रिया। आपका सपोर्ट, एंथुजियाज्म और इस सीरीज के प्यार ये हमारे लिए सब कुछ है। ये 900 चैप्टर्स के एडवेंचर्स, बैटल्स, सरप्राइजेस, कभी न भूलने वाले पलों का नाम है और आगे आने वाले बहुत सारे चैप्टर्स का नाम भी। इस सफ़र का हिस्सा बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मानवा प्लस टीम।